Hello everyone, welcome to Sankalp Competitive Classes. Myself Akanksha Sharma and today's our lecture 2 of Economics Domain in CUET 2023. So आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. बिफोर स्टार्टिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने आपको बताया था इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, पीपीसी कर्व एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब टॉपिक्स हो चुके हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. So today's topic is consumer equilibrium. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो इस पूरे टॉपिक में बार बार रिपीट होने वाली है विच इज यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या होती है? ये एक ऐसी टर्म है जो बार बार इस टॉपिक में रिपीट होगी, बार बार इस टर्म को यूज किया जाएगा. सो आपको पता होना चाहिए यूटिलिटी क्या होती है. व्हाट इज यूटिलिटी? एक सिंपल एक शब्द में अगर हमें यूटिलिटी को डिफाइन करना हो तो यूटिलिटी किसको बोलते हैं? व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन. कोई भी चीज, जब आप सपोज आपको भूख लगी है, आप खा रहे हो, आपको एक खाने से एक सेटिस्फैक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ जो लिखी हुई है. नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या होता है? द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी. यूटिलिटी का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपको क्या करे? सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे. वांट सेटिस्फाइंग, आपको जो चीज चाहिए उस चीज से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी. द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी. इसको हम नंबर्स में भी मेजर कर सकते हैं. जब हम इसको नंबर में मेजर करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? यूटिल्स. याद रखना यूटिलिटी हमेशा किस में मेजर होती है? एक यूनिट में मेजर होती है और उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? यूटिल्स. दैट यूनिट इज कॉल्ड यूटिल्स. यूटिलिटी हमारी हमेशा यूटिल्स में मेजर होती है. सो एग्जाम्पल हमने ले ली, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अ ग्लास ऑफ मिल्क. आपको दूध पीना, आपका दूध पीने का बहुत मन कर रहा है, आपने गिलास दूध पी लिया, आपको एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होती है जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी. आपको मार्शल ने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से दिया है. दैट कार्डिनल अप्रोच सजेस्टेड दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय यूनिट्स कॉल्ड यूटिल्स. याद रखना यूटिलिटी में हमारे दो अप्रोचेज होते हैं. यूटिलिटी में हमारे दो अप्रोचेज होते हैं. वन इज कार्डिनल अप्रोच, अनदर वन इज ऑर्डिनल अप्रोच. ठीक है. जब हम मार्शल ने बोला है कि कार्डिनल अप्रोच में क्या होता है? यूटिलिटी हमारे यूनिट्स में मेजर होती है. ठीक है, यूनिट्स में, नंबर्स में मेजर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल अप्रोच. कार्डिनल अप्रोच में हमारी यूटिलिटी किस में मेजर होती है? नंबर्स में मेजर होती है. ऑर्डिनल अप्रोच में हमारी यूटिलिटी नंबर्स में मेजर नहीं होती, ये हमारी एक्सप्रेशन से मेजर होती है, फीलिंग से मेजर होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, क्या आप उसको रेट दे सकते हैं 1 to 10 की मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? मुझे 1 सेटिस्फेक्शन मिली, 2 सेटिस्फेक्शन मिली. ऐसा आप नहीं कर सकते. आप ऐसे बता सकते हैं कि मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिली. वो बहुत जो वर्ड आपने यूज किया वो आपका ऑर्डिनल अप्रोच में आता है. कार्डिनल अप्रोच में आप जोमैटो से कुछ ऑर्डर करते हो, आपको रेटिंग करने के लिए कहा जाता है. आपको कहा जाता है 1 से लेके 5 तक आपको रेटिंग करनी है, आपको वो खाना कैसा लगा. उसमें आपने उस खाने को रेटिंग दिया इन नंबर्स, तो इसको हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी. जब आप किसी चीज की सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर करो उसको हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी, एंड जब आप एक्सप्रेशंस में मेजर करो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी. नाउ हम देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है. अकॉर्डिंग टू मार्शल, इन्होंने बोला है कार्डिनल यूटिलिटी सजेस्टेड दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय यूनिट्स.
कार्डिनल में आपकी जो यूटिलिटी है वो किस में मेजर होती है, यूनिट्स में मेजर होती है। वही हमारा जो ऑर्डिनल अप्रोच है इसमें कहा जाता है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, इसमें हम यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते। अगर मुझे बहुत भूख लगी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा खाना खा के, तो मैं मेजर नहीं कर रही हूँ कि मुझे कितनी लेवल कितने सेटिस्फेक्शन मिली, 1 मिली, 2 मिली, 3 मिली, हम यहाँ पे मेजर नहीं कर रहे, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू एक्सप्रेसिंग। मेरे एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। अगर मैं अच्छा फेस बनाऊंगी तो मुझे अच्छा लगा, अगर सपोज करो मैंने कोई कड़वी चीज़ खा ली, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मेरे एक्सप्रेशन से ही कहीं पता चल जाता है कितनी सेटिस्फेक्शन मिली कितनी नहीं। सो दिस कम्स अंडर द ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में हमारे कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है, बजट लाइन होता है, ये सब हम ऑर्डिनल कंसेप्ट में मेजर करते हैं। नो अब यूटिलिटी के बाद कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि आ जाती है आपकी टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी में आपकी दो चीजें मेजर होती हैं, नंबर 1 टोटल यूटिलिटी, नंबर 2 मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, पढ़ते हैं। इट इज अ सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जब हम सारे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम कर देते हैं उससे हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है। इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ले लेते हैं टेबल, ये आपका यूनिट्स है, ठीक है। आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए ये हम इस पे मेजर करेंगे, कितने यूटिल्स आपको यूटिलिटी मिली, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज टोटल यूटिलिटी, जिसको हम टीयू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। यूनिट्स ले लेते हैं हम 1 2 3 4, ठीक है। 4 यूनिट्स हमने ले लिए। पहले हमने एक यूनिट कमोडिटी कंज्यूम की, इसमें आप गिलास वाटर का गिलास ले लो, ठीक है। पहले आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, आपने एक गिलास पानी पी लिया, ठीक है। फिर आपने 2 गिलास पानी पिया, फिर आपने 3 गिलास पानी पिया, फिर आपने 4 गिलास पानी पिया। जब आपने पहला गिलास, जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और जब आपने पहला गिलास पानी पिया, तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, आपको 100 सेटिस्फेक्शन मिली, ठीक है। अब आपकी प्यास एक गिलास पानी से बुझ गई, थोड़ी सी प्यास लगी है, इतनी ज्यादा नहीं लगी जितनी आपको उस एक गिलास पानी पीने से पहले लगी थी। अब आपने दूसरा गिलास पानी पिया, आपको पहले से थोड़ी सी कम सेटिस्फेक्शन हुई, जिसको हम बोलेंगे 80, ठीक है। इस बार आपको कितनी सेटिस्फेक्शन हुई, 80। अब आप पानी का गिलास पीते जाएंगे, अब आपकी प्यास और कम हो गई, ठीक है, यानी कि अब आपको पानी पीने से और कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लेट्स टेक इट 50, ठीक है। अब आपने बिना प्यास, अब आपकी प्यास बुझ गई है, ठीक है, फिर भी आप पानी पिए जा रहे हो, फिर आपको और कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी 20। ऐसे करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें आपकी सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में चल जाएगी, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे ऊपर टेबल में। सो नंबर 1 में आपको 100 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली, नंबर 2 में आपको 80 मिली, नंबर 3 में आपको 50 मिली, नंबर 4 पे 20। टोटल यूटिलिटी हमें बताता है कि हमें इस टोटल यूटिल्स में टोटल कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। तो टोटल से ही हमें पता चल रहा है हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल सेटिस्फेक्शन आपको कितनी मिली। आपने टोटल 4 गिलास पानी पिया, तो टोटल 4 गिलास से आपको टोटल कितनी यूटिलिटी मिली, तो हम इन सबको ऐड कर देंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 और 5 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16, 260 आपका टोटल आ गया, टोटल यूटिलिटी। एक आप ऐसे कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे टेबल वाइज करना है तो 100 में आपको 100 मिली, ठीक है। 100 में जब आप 80 प्लस करेंगे 180, ठीक है। 180 में जब 50 प्लस करेंगे तो 230, ठीक है। 230 में जब आप 20 प्लस करेंगे तो आई थिंक थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया है इसमें गड़बड़। 230 में जब आप 20 प्लस करेंगे तो 250 है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने। 250 यहाँ पे भी आपका 250 आएगा, ठीक है। हाँ, सो टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल आपको कितनी सेटिस्फेक्शन डिराइव होती है फ्रॉम दीज यूटिल्स। तो यही ऊपर टेबल पे हमें बताया गया है, इस टेबल में हमें यही बताया हुआ है। ये आपकी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी आपने कंज्यूम की,
ठीक है, कितनी क्वांटिटी आपने कंज्यूम की, पहली क्वांटिटी कंज्यूम की आपको 30 यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन मिली, सेकेंड क्वांटिटी आपने कंज्यूम की आपको 20 यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन मिली, थर्ड क्वांटिटी जब आपने कंज्यूम की, ऐसे जैसे जैसे आप अपनी क्वांटिटी कंजप्शन बढ़ाते जा रहे हैं आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जा रही है। थर्ड में आपको 10 मिली, 4 में एक टाइम ऐसा आया जब आपको 0 सेटिस्फेक्शन मिली। क्यों? यहाँ पे आपकी भूख प्यास सब खत्म हो चुका है, आप जबरदस्ती खा रहे हैं तो आपकी सेटिस्फेक्शन एकदम खत्म हो गई है। और उसके बाद भी अगर आप खाए जा रहे हैं तो फिर आप उल्टी मारेंगे तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो नेगेटिव में चली जाएगी। और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी हमारी इस तरीके से आती है, पहले में हमें 30 मिली, 30 में 20 हमने ऐड किया हमें 50 मिली, 50 में हमने 10 ऐड किया हमें 60 मिली, 60 में जब हमने 0 ऐड किया 60 ही रही, और जब -10 हुआ तो 50। वहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं जैसे जैसे हम क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं हमारी टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। और ये जब हमने इन सबको सॉल्व किया हमारा आंसर आया 50। सेम। आई होप टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी में दो टर्म्स है, एक होता है मार्जिनल, एक होता है यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मार्जिनल? क्या होता है मार्जिनल? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा, एडिशनल। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन। सो मार्जिनल यूटिलिटी से हमें पता चलता है कि जब हम एक एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमें कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, सो इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। सपोज आप पहले 100 यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, आपको कितनी 100 सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, आप उसके बाद आपने अपनी कंजप्शन बढ़ा दी, 200 कंजप्शन बढ़ा दी, तो आपको उस एडिशनल कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उस कंजप्शन को बढ़ाने से, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपको टेबल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज योर टेबल, शायद हम डायग्राम भी करेंगे। सो ये है आपके यूनिट्स, कितने यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, ये है आपकी टोटल यूटिलिटी, ये है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान से देखिएगा, ये आपके यूनिट्स हैं। जब आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया आपको कितनी टोटल यूटिलिटी मिली? 100 की टोटल यूटिलिटी मिली। ठीक है, जब आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया आपको थोड़ी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, आपको 190 की यूटिलिटी मिली। यानी कि जब आपने एक यूनिट और कंज्यूम किया, ठीक है, पहले आपने एक यूनिट कंज्यूम किया था, पहले आपने एक यूनिट कंज्यूम किया था आपको 100 की यूटिलिटी मिल रही थी। जब आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया आपकी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन थोड़ी बढ़ गई, 190 की मिल गई। तो जब आपने एक एडिशनल यूनिट जब आपने कंज्यूम किया तो कितनी यूटिलिटी आपकी इंक्रीज हुई? 100 से 190 इंक्रीज हुई, आपकी 100 से 190 इंक्रीज हुई, यानी कि कितनी यूटिलिटी इंक्रीज हुई? 90। ठीक है, तो यही बताया गया है कि जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हो तो कितनी आपको सेटिस्फेक्शन और मिली उससे। जब आपने पहले तो आप 1 ही कर रहे थे नॉर्मल, जब आप 1 से 2 गए आपने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, तो उस एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको कितनी एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली? पहले आपको 100 मिल रही थी, उससे आपको 190 मिली, तो एक्स्ट्रा कितनी हुई? 190 माइनस 100 आपकी हो गई 90। फाइन, तो ये हमें बताता है मार्जिनल यूटिलिटी कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करने से। सो दिस इज नंबर 1 पे हमें मिली 100, नंबर 2 पे हमें मिली 190 माइनस 100 90, नंबर 3 पे हमें मिली 270। इस 190 से हमें एक यूनिट और कंज्यूम किया, हमें थोड़ी सी और सेटिस्फेक्शन मिली। कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिली? 80। जब हमने एक यूनिट और कंज्यूम किया 270 से 340 हमारी टोटल यूटिलिटी हुई, और फिर हमारी एक्स्ट्रा कितनी सेटिस्फेक्शन हुई? हमें 70। फिर जब हमने 4 से हम 5 की तरफ गए हमें थोड़ी सी और सेटिस्फेक्शन हुई विच इज 400। सो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई? कितनी? 340 से 400 की तरफ गई, इतनी एडिशनल हुई हमारी 60।
तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। ये आपकी टोटल यूटिलिटी n है, ये आपकी टोटल यूटिलिटी n है। तो पिछले वाले n में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। यही आपका फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी 1 में से आप टोटल यूटिलिटी 0 माइनस करेंगे, क्योंकि इससे ऊपर आपकी कोई यूटिलिटी नहीं है, 0 है, आपने 0 ही ले ली। 2 में से आप 1 माइनस करेंगे, ये 2 की है, 2 में से आप 1 की यूटिलिटी माइनस करेंगे, ठीक है। 2 में से आप 1 की यूटिलिटी माइनस करेंगे, ये निकल जाएगा। फिर इसके बाद टोटल यूटिलिटी 3 में से आप टोटल यूटिलिटी 2 को माइनस करेंगे, इस तरह से आएगा। फिर टोटल यूटिलिटी 4 में से आप टोटल यूटिलिटी 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आप टोटल यूटिलिटी 5 में से टोटल यूटिलिटी 4 को माइनस करेंगे। तो इस तरह से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाएगी। तो याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल यूटिलिटी n, जो आपकी ये है, जैसे अगर आप इसकी निकाल रहे हो तो ये आपका n है, टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, ये n माइनस 1 मतलब n से एक कम, n माइनस 1। तो इसको माइनस करेंगे, हमारी टोटल यूटिलिटी निकल जाएगी। आई होप इट्स क्लियर। सो ये हमारा कर्व है, ये हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व है। टोटल यूटिलिटी कर्व हमें क्या बता रहा है? यहाँ पे हमने यूनिट्स ले लिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ये हमने यूनिट्स ले लिए कि इतने यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं। इन यूनिट्स पे अब हम टोटल यूटिलिटी कर्व बनाएंगे और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाएंगे, ठीक है। एक बार समझा देती हूँ मैं, ऐसे और क्लियर हो जाएगा। रफ पेज नहीं है, देखो यहाँ पे देखो, ये आपकी कर्व आ गई, ठीक है, ये आपकी कर्व आ गई। एक बार हम नंबर्स देख लेते हैं, कितनी हमारी टोटल यूटिलिटी थी और कितनी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी। यूनिट्स तो हमारे वही थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम, कितनी थी? 100, 190, 270, 340, 400, ठीक है। बाकी हम इसको माइनस कर लेंगे। 100, 190, 270, 300, इजी सा ले लेते हैं, इजी सा ले लेते हैं, कोई छोड़ो। ये आप यूनिट्स ले लीजिए, ये आप टोटल यूटिलिटी ले लीजिए, या आप मार्जिनल यूटिलिटी ले लीजिए, ठीक है। यूनिट्स आप अपने वही ले लीजिए, 1 2 3 4 5, आपने 5 यूनिट्स कंज्यूम किए, ठीक है। टोटल यूटिलिटी कितना ले लीजिए, थोड़ा सा छोटे छोटे इजी इजी टर्म्स ले लेते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो, ठीक है। टोटल यूटिलिटी आप ले लीजिए, पहले आपका 2 था, चलो 3 ले लो, ठीक है, 10 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कितना है आपका? टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, यानी पहले आपका 3 माइनस 0 है तो 3 ही रहेगा। क्यों नहीं हो रहा है? 3 माइनस 0 3 ही रहेगा। 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 सेम नहीं आना चाहिए, ये कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे। 5 माइनस 3 2, यहाँ पे 8 ले लो, 8 माइनस 5 3, फिर दोबारा सेम हो रहा है, वेट सेकेंड, काम करते हैं, वही सेम ले लेते हैं। 100, 300, 800, 1000 और
1800, ठीक है। नाउ 100 में से 300 आउट ऑफ 100 नहीं, इंक्रीज होगा, सॉरी, हम वही ले लेते हैं क्योंकि इसमें आपका थोड़ा सा डायग्राम का भी होता है, यही वाले टर्म्स ले लेते हैं हम, यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है। इससे टाइम वेस्ट होगा, फायदा कुछ नहीं है। चलिए यही ले लेते हैं हम, यूनिट सामने ले लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 यूनिट्स ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हमें कितना चाहिए, हमें मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीजिंग में चाहिए, तो हमें टोटल यूटिलिटी की टर्म्स उस हिसाब से लेनी पड़ती है। तो वहाँ पे अगर कैलकुलेशन करने बैठती मैं तो काफ़ी टाइम हो जाता, तो हम इसी को लेके डायग्राम बना लेते हैं। सो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी है, सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं इस तरीके से 100 200 300 400 500, ठीक है। चलिए सबसे पहले 1 यूनिट पे आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी है, सबसे पहले हम टोटल यूटिलिटी की कर्व ड्रा करते हैं। सो 1 यूनिट में आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी है, 100, ठीक है। 2 यूनिट में आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी है, 190, से थोड़ा सा ऊपर। 3 यूनिट में आपकी टोटल यूटिलिटी 270, 4 यूनिट में आपकी टोटल यूटिलिटी 340, 5 यूनिट में आपकी टोटल यूटिलिटी 400, ये, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी टोटल यूटिलिटी कर्व बनी है, ये स्ट्रेट आएगी, अभी थोड़ा स्केल, इस तरीके से आपकी स्ट्रेट टोटल यूटिलिटी कर्व बनेगी, ठीक है। जैसे जैसे हम अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं, हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। अब हम चलते हैं अपनी मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ। जैसे जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। पहले 100 है, फिर 90 है, फिर 80 है, फिर 70 है, फिर 60 है, ठीक है। देखते हैं, पहले 100, ठीक है, फिर 90 और कम, ठीक है, फिर 80 और कम, फिर 70 और कम, फिर 60 और कम। सो इस तरीके से हमारी जो यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है। सो इसको ऐसे नीचे की तरफ ड्रा करेंगे, यानी कि जैसे जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जा रही है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो आई होप इट्स क्लियर, अब डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगा। ये आपकी डायग्राम है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जैसे आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, ये आपका 1 पे 100 है, 2 पे इतना, 3 पे इतना, 4 पे इतना, 5 पे इतना, टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स आपकी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स आपकी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। ये फिर नीचे की तरफ जा रही है, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम जब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप करेंगे, और ज्यादा अच्छे से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, टेबल से ही आपको आधे से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आपकी पहली क्वांटिटी है, पहली क्वांटिटी में आपकी टोटल यूटिलिटी 100 है, ठीक है। 100 में जब हमने TUN माइनस 1 का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाएगी। 100 में से 0 माइनस किया, 100, टोटल यूटिलिटी 190 है, मार्जिन यूटिलिटी 90, टोटल यूटिलिटी 270 है, मार्जिन यूटिलिटी 80, टोटल यूटिलिटी 340 है, मार्जिन यूटिलिटी 70। अब इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, इस टेबल में आपको एक चीज दिख रही है, जैसे जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, ये हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, हमारी मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। हमारी मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है, ये हमारी मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ तक हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे हमारी मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब एक पॉइंट आएगा जब हमारी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट स्टेबल हो जाएगी, मतलब 5 पे भी 400 है, 6 पे भी 400 है, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे स्टेबल हो गई। तो जब हमारी टोटल यूटिलिटी स्टेबल हो जाती है, जिस पॉइंट पे हमारी टोटल यूटिलिटी स्टेबल होती है, वहां पे हमारा मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाता है,
जीरो हो जाता है। ऑब्वियस है, जब हम माइनस करेंगे इसे पिछली वाली टर्म को और सेम ही होंगी तो जीरो आएगा। सो जहां पे हमारी टोटल यूटिलिटी स्टेबल होती है, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाती है? जीरो। ठीक है, एक ये कंसेप्ट हो गया पहला कंसेप्ट, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट है व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम स्टेबल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो। नाउ द थर्ड इज व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई है। जब हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो गई है? नेगेटिव। सो ये थ्री बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप्स के बारे में बताते हैं। क्या? व्हेन टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। जब हमारी टोटल यूटिलिटी स्टेबल हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई। और जब हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई, 400 से 340 कम हो गई, मार्जिन यूटिलिटी हमारी नेगेटिव में चलेगी। सो दीज 3 पॉइंट्स शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये है, यही पॉइंट्स है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, जब टोटल यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव है, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। जब टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम मीन्स 400 पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी, ठीक है, 400 पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी, उसके बाद हमारी टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू हो गई। ठीक है, सो जब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी, तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? जीरो थी। जब हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई, ठीक है, ये हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव हो गई। फाइन, टेबल से इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये डायग्राम में हमें कुछ कंसेप्ट दिए हैं। ये आपकी टोटल यूटिलिटी की डायग्राम है, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की डायग्राम है। सो इस डायग्राम से हमें क्या देखने को मिल रहा है? जब हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, बट एट पॉजिटिव रेट। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज आएगा, डिक्रीज एट पॉजिटिव रेट। ठीक है, हमारी जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। एक पॉइंट आता है जब हमारी टोटल यूटिलिटी स्टेबल हो गई, ये पॉइंट। ठीक है, इस तरह से है, इस तरह से ये यहाँ पे आके स्टेबल हो गई। जब हमारी टोटल यूटिलिटी स्टेबल हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो पे हो गई। ठीक है, और इसके बाद हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाती है। आई होप इट्स क्लियर। नो, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? अभी हमने पढ़ा मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताती है जैसे जैसे हमारी कंजप्शन इंक्रीज होती है किसी गुड की, हमारी जो सेटिस्फेक्शन डिराइव होती है उस कंजप्शन से वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग होता है कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी। जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, क्यों होती है? जैसे जैसे हम एडिशनल चीज़ें कंज्यूम करते जाते हैं, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमें कम हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पढ़ेंगे अभी हम। It states that when more and more units of commodity are consumed, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा units of commodity consume करते हैं, the additional satisfaction derived from that declines। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा commodity consume करते हैं तो उससे जो हमें additional satisfaction मिलती है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं। ये आपको नाम पूछ सकते हैं एग्जाम में, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, पता होना चाहिए। फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, इसके अलावा हम इसको साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं। दीज आर द अदर नेम्स ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो क्या है, जैसे जैसे हम और गुड्स कंज्यूम करते जाते हैं, सो हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन उस कंज्यूम से उस गुड से मिलती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसके कुछ assumptions हैं। पहला है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। ये चीज़ें हमने लॉ में साथ में लेके चलनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले एक पैकेट चॉकलेट खाया, ठीक है,
मैंने एक पैकेट चॉकलेट खाया, जब मैं सेकेंड टाइम वो गुड कंज्यूम करूंगी तो मैं एक ही खाऊंगी, सेकेंड टाइम भी मैं एक ही पैकेट खाऊंगी, मैं दो नहीं खाऊंगी। ठीक है, यानी कि जब हम जो गुड हम सेकेंड टाइम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्वालिटी सेम ही होगी। या ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कोई और फ्लेवर, मैंने पहले चॉकलेट फ्लेवर डेयरी मिल्क खाया, ठीक है, सेकेंड टाइम मैंने कोई और चॉकलेट खा लिया, 5 स्टार खा लिया, तो ऐसा नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में अगर मैं फर्स्ट टाइम डेयरी मिल्क खा रही हूँ सो सेकेंड टाइम भी मैं डेयरी मिल्क ही खाऊंगी, मैं 5 स्टार या कोई दूसरा चॉकलेट नहीं खाऊंगी। सो स्टैंडर्ड यूनिट्स होगा, स्टैंडर्ड यूनिट्स मतलब सेम ही क्वालिटी सेम ही क्वांटिटी होगी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। कंजप्शन ऑफ गुड इज कंटिन्यूस, कॉन्टिन्यूस ऐसा नहीं कि मैंने आज एक चॉकलेट खाया और मैं नेक्स्ट डे चॉकलेट खाऊंगी और तब मैं देखूंगी कि मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, ऐसा नहीं है। अगर मैं अभी एक चॉकलेट खाया है तो मैं अभी ही सेकेंड वाला खाऊंगी और अभी ही थर्ड वाला खाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, यहाँ पे कंटिन्यूस है, हम वेट नहीं करेंगे सेकेंड डे का थर्ड डे का। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे हैं तो हम सेम टाइम की निकालेंगे, उसी टाइम एक उसी टाइम दूसरा। ठीक है, आई होप ये दो एजम्पशंस आपको क्लियर हैं। पहला, कमोडिटी की क्वालिटी क्वांटिटी स्टैंडर्ड यूनिट्स में होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक टाइम कुछ हो रहा है एक टाइम कुछ हो रहा है, एक टाइम उसकी क्वालिटी अलग है एक टाइम उसकी क्वालिटी अलग है, ऐसा नहीं होगा। क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए, और कंजप्शन ऑफ गुड्स जो है वो कंटिन्यूस होने चाहिए। फाइन, ये दो हैं आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एजम्पशंस। ना अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? सपोज करो आपको, आपके पापा ने आपको ₹100 दिए खर्चने के लिए, ठीक है, आप ₹100 आपको मिले खर्चने के लिए, आप ₹100 लेके गए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, ठीक है, वहां पे आपने थाली मंगवाई या जो भी मंगवाया खाने के लिए, आप वहां पे गए, आपने वो खाया, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और आपको क्या हुआ कि हाँ मैंने जो ₹100 अपने इस थाली पे खर्चे हैं वो क्या हो गए, वसूल हो गए। तो वो जो पॉइंट है जब आपको लगा कि आपके जो ₹100 हैं वो वसूल हो गए, क्योंकि वो थाली कितने की थी, वो भी ₹100 की थी, पॉइंट टू बी नोटिस, जो थाली है वो भी ₹100 के, जो आपको मिले हैं वो भी ₹100 के हैं। तो जब आपने वो खाई तो आपको लगा कि हाँ मैंने जो ₹100 अपने सारे के सारे इस पे खर्चे, ये मेरे वसूल हो गए, वो क्या हो गया आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप उस टाइम किस पे थे, इक्विलिब्रियम पे थे। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम जरा पढ़ेंगे इसको। इट रेफर्स टू द सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विच ही इज स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स। उसने अपने इनकम जो है डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे हमने एक ही गुड थाली की एग्जांपल ली, दो गुड्स भी हो सकती हैं, उसने सारी इनकम उन गुड्स पे खर्ची है, तो उसको उन गुड्स पे इनकम खर्चने से जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, पैसा वसूल हो गया जिससे हम बोल सकते हैं। इट रेफर्स टू सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हाइल ही इज स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स। अब इसमें हमारे दो केसेस आते हैं, एक कमोडिटी केस, टू कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस जिसमें मैंने अपना ₹100 एक ही चीज पे खर्चा, एक ही चीज पे, एक थाली पे खर्चा, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाता है, वन कमोडिटी केस। इसमें मैंने अपना इनकम जो है एक कमोडिटी पे खर्चा, हो सकता है मैं वो ₹100 दो कमोडिटी पे खर्चूं, एक मैं कॉन्सर्ट देखने चले जाऊं कोई जिसका टिकट प्राइस हो ₹50, एक मैं कुछ और खा लूं, नूडल्स खा लूं जिसका प्राइस हो ₹50। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो केसेस पढ़ेंगे, एक कमोडिटी केस जहाँ पे मैंने अपनी सारी इनकम एक ही कमोडिटी पे खर्ची है, टू कमोडिटी केस जिसमें मैंने अपनी इनकम दो कमोडिटीज में खर्ची है। हम ये दोनों केसेस स्टडी करेंगे। फाइन, चलो तो पहले हम पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस में क्या होगा, हियर कंज्यूमर स्ट्राइक इज इक्विलिब्रियम, यहाँ पे कंज्यूमर को अपना इक्विलिब्रियम कब मिलता है, प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। इस पॉइंट पे उसको अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलता है। ठीक है, ये इस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलता है, जहाँ पे MUM का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, ये आपका होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी।
ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, जो हमने एक ही कमोडिटी खर्ची है, कौन सी, एक्स। एक्स के अलावा हमने कोई कमोडिटी नहीं खर्ची है, हमने सिर्फ एक्स कमोडिटी खर्ची है, और उसका प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला मैं बताती हूँ आपको। इसका फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वेयर आपका एम यू एम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, जिससे आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स बन गया। अब मैम फॉर्मूला तो लिख दिया, समझाते भी हैं। एम यू एक्स अपॉन पी यू एक्स क्या हो गया, जितना उस क्वांटिटी का प्राइस है, उस क्वांटिटी का प्राइस 100 था, 100 में से हमें कितनी यूटिलिटी मिली है उस क्वांटिटी को कंज्यूम करने से। मैंने अगर 100 रुपीज़ का थाली खाया तो उससे मुझे कितनी 100 सेटिस्फैक्शन मिली है, जितनी भी मिली, जितनी भी आपको उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिली है, जितनी भी आपको उसको कंज्यूम करने से मार्जिनल सेटिस्फैक्शन मिली है, ये हमें ये फॉर्मूला बताता है। और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, जो आपको घर से पैसे मिले हैं। घर से कितने पैसे मिले, ₹100। याद रखिएगा, जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये हमारा कांस्टेंट रहता है, स्टेबल रहता है, क्योंकि घर से जो आपको पैसे मिले हैं वो बाजार जाकर चेंज नहीं हो जाएंगे। घर से 100 मिले, बाजार जाके 200 या 50 नहीं हो जाएंगे, वो 100 ही रहेंगे। सो एम यू एम हमारा स्टेबल होता है, प्राइस ऑफ एक्स हमारा स्टेबल होता है, एम यू एक्स होता है उस प्राइसेस पे, जो आपने चीज़ बाजार में जाके खरीदी है, उस प्राइसेस पे आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, ये हमें बताता है 1 कमोडिटी। और ये दोनों किसके केसेस हैं, एक्स के केसेस हैं। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू डायग्राम। सो ये हमारा है यूटिलिटी, कितनी यूटिलिटी हमें मिली है, कितनी यूटिलिटी हमें मिली है, ये है कंजप्शन ऑफ कमोडिटीज, कितनी कंजप्शन हमने की है कमोडिटी की। ठीक है, यहाँ पे आपका एम यू एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एम। ठीक है, ये देखिए टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी है, ठीक है, ये आपका प्राइस है एक्स का, और ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, जब आपने 1 क्वांटिटी कंज्यूम की, यहाँ पे आपका जो प्राइस यूटिलिटी है, यूटिलिटी हमने यहाँ पे मेजर की है, यहाँ पे हमने कंजप्शन, कितनी कंजप्शन की है, 1 कमोडिटी की कंजप्शन की है, 2 कमोडिटी की कंजप्शन की है, 9 कमोडिटी की कंजप्शन पे हमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। याद रखना, यहाँ पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस लेवल पे होगा, जब आपका एम यू एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स होगा। ये दो चीज़ें जब आपकी इक्वल होंगी, वहां पे आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 कमोडिटीज आपने कंज्यूम की, ठीक है, प्राइसेस इतने टाइम्स आपने कमोडिटी कंज्यूम की, प्राइसेस हर टाइम सेम ही रहेगा। ठीक है, 10 10 10 10 10। ठीक है, मार्जिन यूटिलिटी, जब आपने फर्स्ट टाइम वो कमोडिटी कंज्यूम की, आपकी मार्जिन यूटिलिटी कितनी थी, 100। जब आपने सेकेंड टाइम वो कमोडिटी कंज्यूम की, आपकी मार्जिन यूटिलिटी कितनी थी, 60। थर्ड टाइम कंज्यूम की 40, फिफ्थ टाइम कंज्यूम की 30, सॉरी फोर्थ टाइम की 30, फिफ्थ टाइम की तो 10। तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहाँ पे आया, 5th कमोडिटी पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एक्स है। तो यही यहाँ पे बताया है कि इतनी कमोडिटीज आपने कंज्यूम की, ठीक है, ये आपको यूटिलिटी मिली, ये आपका प्राइस है जो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एम यू एक्स एम है, एम यू एम है, जो आपका सेम कांस्टेंट है। याद रखना, एम यू एम आपका कांस्टेंट ही रहेगा, ये आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, और फिर इस तरीके से आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जैसे 1 पे इन्होंने ले लिया, अब यहाँ पे नंबर्स नहीं है, पर ले देख लीजिए, जैसे जैसे आप अपनी क्वांटिटी कंज्यूम करते जा रहे हैं, आपकी एम यू एक्स कम होती जा रही है। तो जब आपकी ये कम होती है, तो आपकी कर्व किस तरीके से, इस तरीके से डाउनवर्ड शिफ्ट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एम यू एम कर्व जो है ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है, और एक पॉइंट आएगा जब आपकी ये कर्व जो है
MUX कर्व जो है ये आपकी प्राइस के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे आपकी MUX कर्व जो है इस प्राइस कर्व के इक्वल हो जाएगी। फाइन, यहाँ पे आपका क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप क्लियर है। जब आपका प्राइस इज इक्वल्स टू MUX, ठीक है, ये हमारी MUX की कर्व है, ये हमारा प्राइस है। तो जब यहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं वहां पे हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। फाइन, आई होप वन कमोडिटी केस का कंसेप्ट क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे टू कमोडिटी केस की तरफ। अब हमने वन कमोडिटी केस में पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला, MUX अपॉन प्राइस ऑफ X इज इक्वल्स टू MUM, जहाँ पे ये आपका कांस्टेंट है, जिसकी वजह से आपका MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू PX बन गया। ये आपका वन कमोडिटी केस था जो हमने पढ़ा। अगर ये आपका वन होगा तो ये वहां चल जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं, अब यहाँ पे हमारी दो कमोडिटीज हैं, एक हमारी X कमोडिटी है, एक हमारी Y कमोडिटी है। X में तो हमारा सेम ही रहेगा, Y कमोडिटी में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y इज इक्वल्स टू MUM, आपका सेम ही रहेगा। घर से आपको 100 रुपीज ही मिले हैं, बस आपने आधे यहाँ खर्चे हैं, आधे आपने X में खर्चे हैं। सपोज 50 आपने X में खर्चे हैं, 50 आपने Y में खर्चे हैं, बट आपको जो घर से मिला है वो तो 100 ही है ना, वो तो सेम ही रहेंगे, वो तो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब हमने जब इन दो इक्वेशंस को कंबाइन किया तो हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन देखने को मिली। ठीक है, क्या, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, MUM के। ठीक है, इसमें इधर भी MUM था, इधर भी MUM था, और दोनों किसके इक्वल हो गए, आपके MUM के। क्लियर, आई होप इतना क्लियर है। अब एक केस आता है जहां पे आपका MUX अपॉन PX अगर आपका ज्यादा हो जाता है MUY अपॉन PY के, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X जो है वो आपकी ज्यादा हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y से। बहुत इजी सी चीज है, अगर आपको दो गुड्स हैं, ठीक है, अगर आपको X को कंज्यूम करने में यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, मींस एडिशनल सेटिस्फेक्शन आपको X को कंज्यूम करने से ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू Y, यही बता रहे हैं ना हमें कि हमें जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो X को कंज्यूम करने से ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू Y, तो हम किस गुड को ज्यादा कंज्यूम करेंगे। एक तरफ आप एप्पल खा रहे हो, एक तरफ आप मैंगो खा रहे हो, लेकिन एप्पल को खाने में आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है एज कंपेयर टू मैंगो। एप्पल आपका X हो गया, मैंगो आपका Y। तो जिसको आपको कंज्यूम करने में ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो रही है आप उसी गुड को कंज्यूम करोगे। तो यही यहाँ पे बोला है कि इफ MUX अपॉन PX, जब हमें मार्जिनल यूटिलिटी X से ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन PY, तो क्या होगा, हम X कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, देन द कंजप्शन ऑफ गुड X विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स जब आपका MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY, ठीक है, जब आपको मार्जिनल यूटिलिटी Y को कंज्यूम करने से ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू X, तो आप कौन सी गुड्स कंज्यूम करोगे, Y, देन कंजप्शन ऑफ Y गुड विल इंक्रीज। क्लियर, ये इसमें बताया गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट क्या होता है, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं दो कमोडिटीज के जिससे आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, ले लीजिए, यहाँ पे टेबल बनाती हूँ मैं, क्लियर हो जाएगा। ये है आपका X कमोडिटी, ये है आपकी Y, और इससे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, सपोज आप X कंज्यूम कर रहे हो 50, Y कंज्यूम कर रहे हो 20, आपको कितने की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 70 की। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और हम ले लेते हैं कॉम्बिनेशन जिसमें आप 30 कर रहे हो, ये आप 40 कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन तब भी कितने की मिल रही है, 70 की।
ठीक है, एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं जहाँ पे आप ये 20 का कर रहे हो, ये आप 30 का कर रहे हो, तब भी आपको कितने की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सॉरी 50, तब भी आपको कितने की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 70 की। तो इसमें इंडिफरेंस सेट में आपको कॉम्बिनेशन बताया जाता है, वो कॉम्बिनेशंस जिनसे आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, ये अलग कॉम्बिनेशन है, ये अलग कॉम्बिनेशन है, बट आपको सेटिस्फेक्शन सेम ही मिल रही है सबसे, ठीक है। सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, ये दो कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, दो कमोडिटीज विच ऑफर द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेम ही लेवल की सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिल रही है, सो दैट ही इज इनडिफरेंट बिटवीन दीज टू कॉम्बिनेशंस। इनडिफरेंट होता है जब आप डिसाइड ना कर पाओ कि आपको क्या लेना है, ठीक है। अगर आप x ज्यादा कर रहे हो, y कम कर रहे हो, तब भी आपको फायदा है। अगर आप y ज्यादा कर रहे हो, x कम कर रहे हो, तब भी आपको फायदा है। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज हो गए हो, तो उसी को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इनडिफरेंट होना बोलते हैं, ठीक है। जब आप डिसाइड ना कर पाओ कि आप क्या चीज कितनी लोगे, दो चीजों के बीच में आप कंफ्यूज हो जाओ, उसको हम बोलते हैं इनडिफरेंट। सो जब आप दो कमोडिटीज जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रही है, कि आप इनडिफरेंट हो गए कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। इसी इंडिफरेंस सेट से हमारा बनता है इंडिफरेंस कर्व। इसी इंडिफरेंस सेट से हमारा क्या बनता है, इंडिफरेंस कर्व। तो कर्व क्या होता है, इट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। यही इंडिफरेंस सेट जो हमने पढ़ा, हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिले हैं, उनसे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहे हैं, तो उन्हीं को जब हम डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। ये होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व, ये, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। So which shows different combinations of two commodities between which the consumer is indifferent. दो commodities का combination जिसके बीच में consumer indifferent है, consumer decide नहीं कर पा रहा है कि इसको दोनों में से कौन सा combination लेना है। A higher indifference curve shows higher level of satisfaction. ये आपका indifference curve है, ठीक है। पहला इसी को देख के हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये इन्होंने ऑरेंजेस लिए हैं, सेकंड क्या लिया है, ये देखो, तो इन्होंने दो कॉम्बिनेशंस लिए हैं, एक इन्होंने एप्पल लिया है, एक इन्होंने ऑरेंजेस लिए हैं, ठीक है। ये इन्होंने दो कॉम्बिनेशंस लिए हैं। जब ये एक एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं तो 10 ऑरेंजेस, ठीक है। जब ये दो कंज्यूम कर रहे हैं तो 7 ले लो, जब ये 3 कंज्यूम कर रहे हैं तो 5, जब ये 4 कंज्यूम कर रहे हैं तो 4, ठीक है। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ गए। ये आपका एक कॉम्बिनेशन आ गया, ये आपका एक कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है। ये आपका दूसरा कॉम्बिनेशन आ गया, ये आपका तीसरा कॉम्बिनेशन आ गया, ये आपका चौथा। और हर किसी से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो सेम ही है, सेम ही है, कोई चेंज नहीं है सेटिस्फेक्शन में। और आप इन सब कॉम्बिनेशंस में क्या हो, इनडिफरेंट हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है। सो इससे हमने इस शेड्यूल से हमने ये टेबल ड्रा किया इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है। सो 1 पे हमारा 1 एप्पल है, 8 ऑरेंजेस हैं, 2 एप्पल है, 7 ऑरेंजेस हैं, 3 एप्पल है, 5, 4 है तो 4। इससे हमने कॉम्बिनेशन ड्रा किया। I hope it's clear. Now the next is higher indifference curve means higher level of satisfaction. ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। सपोज आपका इंडिफरेंस कर्व थोड़ा ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये आपका IC2 और ऊपर चला जाता है IC3, पहले 2 ही ले लेते हैं। सो जब आपका इंडिफरेंस कर्व ऊपर चला गया, इट मीन्स जो सेटिस्फेक्शन आपको इस इंडिफरेंस कर्व में मिल रही थी, इस इंडिफरेंस कर्व में उससे ज्यादा मिल रही है। मतलब जितना हायर आपका इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है। अगर आपका इंडिफरेंस कर्व इससे भी ऊपर चला जाता है IC3 में, तो यानी कि जो सेटिस्फेक्शन है वो IC1 में IC से ज्यादा है और IC2 में इन दोनों से ज्यादा है, क्योंकि ये ऊपर है। जितना ऊपर आपका इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी ज्यादा आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी। तो यही यहाँ पे दिया गया है, A higher indifference curve shows higher level of satisfaction. जितना हायर आपका इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी ज्यादा आपकी सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कन्वेक्स टू द रीजन, आप देख सकते हैं इट इज कन्वेक्स, ठीक है। और ये क्या है, और ये कनकेव कब होता है,
इंडिफरेंस कर्व आपका एक केस में कनकेव भी होता है, बट किस केस में कनकेव होता है? ये आपका कन्वेक्स है। नॉर्मल इंडिफरेंसेस कर्व आपके कन्वेक्स ही होते हैं, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर। सो कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपका इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है, सॉरी कनकेव होता है। कौन से केसेस होते हैं? वैसे तो नॉर्मली कन्वेक्स ही होता है, हर केस में कन्वेक्स होता है, बट कुछ एक्सेप्शनल जिसमें आपका इंडिफरेंस कर्व कनकेव होता है। सो कौन सा केस होता है? जब आपके गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर। यहाँ पे कौन से गुड्स की बात हो रही है? ये एप्पल ऑरेंजेस कौन से गुड्स हैं? नॉर्मल गुड्स, ठीक है। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में भी, शॉर्ट में बता देती हूँ। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है, इनकी कंजप्शन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हुई, आपने ज्यादा एप्पल्स खरीदना शुरू कर दिए, ज्यादा ऑरेंजेस लेना शुरू कर दिए, तो ये आपकी क्या हो गए? नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जो सस्ते होते हैं, ठीक है। कोई चीज ले लो, जैसे जब आपकी इनकम कम थी तो आप वो चीज खरीद रहे थे, जब आपकी इनकम इंक्रीज हुई आपने उस चीज की कंजप्शन, आपने उस चीज को खरीदना कम कर दिया, उन गुड्स को हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। फाइन। तो उन इंफीरियर गुड्स के केसेस में आपका इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कनकेव होता है, और नॉर्मल गुड्स के केसेस में आपका इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है। आई होप क्लियर है नॉर्मल गुड्स क्या है, इंफीरियर क्या है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? व्हाट इज बजट लाइन? इंडिफरेंस कब क्लियर है? कनकेव कनकेव कब होता है? कन्वेक्स कब होता है? नॉर्मल गुड्स जो नॉर्मली जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम सोचते हैं वो चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे। इंफीरियर गुड्स वो चीज़ सस्ती होती है तो हम सोचते हैं भाई अब हमारी इनकम बढ़ गई है तो वो चीज़ खरीदने से तो हमारी शान कम हो जाएगी, तो हम वो चीज़ खरीदना कम कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। नाउ बजट लाइन। सबसे पहले बजट, कोई भी टोटल इनकम जो आपके पास प्रेजेंट है वो आपका बजट है। आपको अगर से 100 रुपीज मिले तो आपके पॉकेट में यही एक 100 रुपीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये 100 रुपीज आपके पास करंटली क्या आ गया? आपका बजट आ गया, ठीक है। तो बजट लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं? इसको हम बोलते हैं प्राइस लाइन। बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन बाय गिवन हिज इनकम। ये जो उसकी इनकम है, मीन्स दो गुड्स हैं, आपके पास यही इनकम है, आपकी यही 100 रुपीज़ है, तो इन 100 रुपीज़ से आप दो गुड्स कितने खरीद सकते हैं, ठीक है, वो आपका क्या बताता है? बजट बताता है, ठीक है। लेकिन ये जो इनकम है, ये जो इनकम आपको दी है, यही आपके पास प्रेजेंट क्या है? बजट। तो इस बजट से आप कितनी कॉम्बिनेशंस खरीद सकते हैं वो हमें बताता है बजट लाइन। फाइन। तो यहाँ पे दो गुड्स हैं, ए गुड 1 है, ए गुड 2 है, ठीक है। सो लेट्स टेक जो 1 है, The table is drawn on the assumption that consumer budget is ₹60। यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे इन्होंने बजट कितना लिया है? यहाँ पे इन्होंने बजट लिया है ₹60। टोटल आपका कितना बजट है? ₹60 का बजट। मीन्स आपके पॉकेट में आपको घर से जो मिले हैं या जो भी मिला जुला के आपके पास टोटल कितने पैसे हैं? 60 रुपीज़ हैं, ये आपका बजट है, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड 1, ये जो गुड 1 है इसकी प्राइस कितनी है? ₹2, ठीक है। और ये जो गुड 2 है इसकी प्राइस कितनी है? ₹1, ठीक है। अब चलिए, अगर आपके पास टोटल 60 रुपीज़ हैं, ठीक है, इसकी प्राइस 1 है, यानी कि आप एक गुड खरीदते हैं 60 रुपीज़, 60 रुपीज़ का आएगा, ठीक है। जब आपने पूरे के पूरे 60 रुपीज़ यहाँ खर्च लिए, यहाँ पे गुड 1 को खर्चने के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं बचा, आपने गुड 1 नहीं खरीदा, फाइन। लेकिन जब आप गुड 2 की तरफ चले, अब आपके पास कितने हैं? 2 × 10 कितने हो गए? 20, ठीक है। 20 रुपीज़ में आपने गुड 1 कितना खरीदा? 10 खरीदा। आपके पास कितने बचे अभी भी? 40 रुपीज़ बचे, तो 40 रुपीज़ का आपने ये गुड खरीद लिया, ठीक है। ये आपका बजट हो गया। पहला बजट क्या था? आपने सारे के सारे पैसे गुड 2 में खर्च लिए, गुड 1 में कुछ नहीं खर्चा। दूसरा बजट आपने ये 10 खरीदा यूनिट, और ये कितना खरीदा? 40 खरीदा। 40 × 1 40, यानी कि 40 रुपीज़ आपने इसमें खर्चे, 20 रुपीज़ आपने इसमें खर्चे। 20 ले लो, 20 × 2 40। अब आपने 40 रुपीज़ अपने किस में खर्चे? 40 रुपीज़ गुड 1 में खर्चे, और 20 रुपीज़ आपने किस में खर्चे? गुड 2 में खर्चे।
अभी भी हो गया 60, ठीक है, जिसमें आपने टोटल 60 में से 40 रुपीज़ गुड 1 में खर्चे, 20 रुपीज़ गुड 2 में खर्चे। अब लास्ट आ जाता है 30 इंटू 2 इज इक्वल्स टू ₹60। अब आपने सारे के सारे पैसे गुड 1 में ही खर्च दिए, पूरे 60 की 60 रुपीज़। यहाँ पे आपको क्या बचा? 0। सो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस थे कि हम 60 रुपीज़ में कितने गुड 1 खरीद सकते हैं, कितने गुड 2 खरीद सकते हैं एट देयर प्राइसेस। ठीक है, आई होप क्लियर है। और अब इसी के बेसिस पे आपकी डायग्राम बनी है, ये आपका बजट लाइन है। ठीक है, 1 पे आपने ₹30, 1 पे आपने ₹60 का आपका बजट था, जिसपे आपने ₹30 गुड 1 का खरीदा, ठीक है, और ₹60 गुड 2 का खरीदा। ठीक है, ₹60 में से जब आप 1 पे आओगे तो 30 है। ठीक है, इस तरह से इसी शेड्यूल को देख के आपकी डायग्राम बनाई गई है, इसी शेड्यूल के बेसिस पे आपकी डायग्राम है। 1 पे आपका गुड 1 0 है, गुड 1 आपका 0 है, और गुड 2 कितना है आपका? 60 है। ये आपका पहला हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या है? सेकंड में गुड 1 आपका 10 है, गुड 2 40 है। ये पहले इतना था, गुड 1 आपका 10 है, गुड 2 40 है। तो इस तरीके से आपकी सेकंड बजट लाइन आ गई। ठीक है, 30 बजट लाइन इस तरीके से आ गई। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा आपका? 30 जो है आपका गुड 1 है, और ये आपका 0 है। ठीक है, तो ऐसे आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ गए ऑन द बेसिस ऑफ बजट लाइन। ये बजट लाइन कुछ नहीं है, बस जो हमने अभी शेड्यूल पढ़ा इसी के बेसिस पे कर्व ड्रा कर दी है बजट लाइन की। ठीक है, इधर करके देख लेते हैं एक बार और, आपको आसान हो जाएगा। ये है, ठीक है, यहाँ पे आपने गुड 1 ले लिया, यहाँ पे आपने गुड 2 ले लिया। ठीक है, ये आपका 0 करो, 10 20 30 40, 10 20 30 40 50 60। ठीक है, ये गुड 2 है, ये गुड 1 है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है? गुड 1 आपका 0 है, गुड 2 कितना है आपका? ₹60। दूसरा कलर ले लेते हैं। गुड 2 कितना है आपका? ₹60। सेकेंड कॉम्बिनेशन में क्या है? गुड 1 आपका 10 है, गुड 2 कितना है आपका? ₹40। तो इस तरह से ₹40। नंबर 3 में क्या है? गुड 1 आपका 30 है, और ये कितना है? 20। गुड 1 10, गुड 1 20, और गुड 2 कितना है? सॉरी, गुड 1 आपका हो गया 0, गुड 1 ये हो गया 60, गुड 1 हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 40, गुड 1 कितना हो गया? 20, और ये कितना हो गया? 20, दोनों 20 पे। ठीक है, और फिर ये आपका पूरा का पूरा 30 हो गया, और ये आपका क्या है? 0। तो इस तरह से आपकी एक बजट लाइन आ जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी? बजट लाइन। ठीक है, क्लियर है? अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उससे पहले मेक श्योर आपको सारे के सारे टॉपिक समझ में आ गए जो भी हमने आज पढ़े। यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, 1 कमोडिटी केस, 2 कमोडिटी केस, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, सब। अब हम चलते हैं हमारे कुछ कंसेप्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। सो नंबर 1 इज हु गेव कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी? कार्डिनल कंसेप्ट किसने दिया है यूटिलिटी का? मार्शल। मैंने बताया था, मार्शल ने बोला था कार्डिनल में हम यूटिलिटी हमारी यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। सो आपका यूटिलिटी का कंसेप्ट, कार्डिनल यूटिलिटी का और यूटिलिटी का दोनों का कंसेप्ट किसने दिया है? मार्शल ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ कैन वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको याद है मार्जिनल यूटिलिटी में मैंने बताया था एक आपका मेथड था ये TUN माइनस 1। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि आपकी चेंज इन टोटल, आपकी जो क्वांटिटी चेंज हो रही थी, ठीक है, जैसे आपकी क्वांटिटी थी और आपका टोटल यूटिलिटी था, तो जैसे आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही थी आपकी टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आ रहा था। ठीक है, तो यही आपका एक फॉर्मूला दूसरा बनता है
चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, ये आपका टोटल यूटिलिटी का दूसरा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी? चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, दिस इज अ मेथड, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन कंजप्शन ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज एज ए कंज्यूमर, जब आपकी कंजप्शन किसी भी यूनिट ऑफ कमोडिटी की, कंजप्शन ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी का क्या होता है? अभी मैंने बताया है ये कंसेप्ट, जब आपकी कंजप्शन इंक्रीज होती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्लाइन होती है। जैसे जैसे हमारी कंजप्शन इंक्रीज होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है, ठीक है। सो मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज एज ए कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर आप कंजप्शन इंक्रीज करते हो, एज ए कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना, एज ए प्रोड्यूसर नहीं, एज ए कंज्यूमर, ठीक है। जब आप प्रोड्यूसर हो, ठीक है, अगर आप प्रोड्यूसर हो और कोई इंसान आपकी चीज़ें ज़्यादा खरीद रहा है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगी, ये याद रखना। मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस व्हेन कंजप्शन इंक्रीजेस, इसलिए बोलते हैं वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत से कंसेप्ट हैं जो क्वेश्चन से क्लियर होते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस व्हेन कंजप्शन इंक्रीजेस, कब? जब आप चीज़ें बना रहे हो। अगर मैंने 4 पैकेट बनाए हैं तो अगर मेरे एक पैकेट बिकेगा मुझे अच्छा लगेगा, अगर मेरा दूसरा पैकेट में बिकेगा क्या मुझे बुरा लगेगा? नहीं, मुझे और अच्छा लगेगा। अगर मेरा तीसरा पैकेट बिकेगा मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो एज ए प्रोड्यूसर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती है अगर कोई आपकी कंजप्शन इंक्रीज करे। लेकिन अगर मैं कंज्यूमर हूँ, अगर मैं कंज्यूमर हूँ तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? एज ए कंज्यूमर मैं एक चीज़ खरीद रही हूँ, ठीक है, मेरे पैसे जा रहे हैं, एक चीज़ खरीद रही हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन हुई, दूसरी खरीदी पहले से कम हुई, तीसरी खरीदी पहले से कम हुई। सो मैं एज ए कंज्यूमर अगर मैं बात करूँ तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। बट याद रखना एज ए प्रोड्यूसर डिक्रीज नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है हु कॉइन द टर्म यूटिलिटी, मैंने पहले ही बोला मार्शल। यूटिलिटी का कंसेप्ट, यूटिल्स का कंसेप्ट, कार्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट आपका किसने दिया है? मार्शल ने दिया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग डिमांड, आपकी डिमांड कैसे होती है? डिमांड कैसे डिटरमाइन होती है? अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो कैसे डिटरमाइन होती है? अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं जो आपको और चाहिए बट इतने हैं नहीं है, ठीक है। डिज़ायर टू कंज्यूम, आपको चीज़ें खरीदनी है। विलिंगनेस टू कंज्यूम, आपको चीज़ें खरीदना चाहते हो आप, तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों से आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तभी आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, अगर आप कोई चीज़ खरीदना ही नहीं चाहते तो डिमांड कैसे इंक्रीज होगी? ठीक है, मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तभी मेरी डिमांड इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यूटिलिटी को लेके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैंने बताया यूटिलिटी मीन सेटिस्फेक्शन। पढ़ते हैं यूटिलिटी मीन्स डिज़ायर सेटिस्फाइंग पावर, यूटिलिटी मीन्स आपकी जो डिज़ायर है या कोई भी डिज़ायर थी उसकी सेटिस्फाइंग पावर, कितनी सेटिस्फाई हुई है वो डिज़ायर। बिल्कुल, यूटिलिटी का मतलब होता है आपकी कितनी डिज़ायर सेटिस्फाई हुई है। यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिज़ायर इंटेंसिटी, कितनी डिज़ायर फंक्शन है, कितनी आपकी डिज़ायर की इंटेंसिटी थी। बिल्कुल, द कंजम्पशन डिज़ायर गिवन राइज टू यूटिलिटी, अगर आपकी कंजप्शन की डिज़ायर है, आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, उसी से आपकी यूटिलिटी बनती है। बिल्कुल, मैं कोई चीज़ खरीदूंगी तभी मुझे सेटिस्फेक्शन होगी, मैं कोई चीज़ खरीदना चाहती हूँ तो मैं खरीदूंगी और उसके बाद मुझे सेटिस्फेक्शन होगी। तो कंजप्शन डिज़ायर भी आपकी यूटिलिटी को बढ़ावा देती है। सो ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट डज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है? मैंने बताया है, क्या बताता है कि एडिशनल कंजप्शन से हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज होती है। एडिशनल कंजप्शन से सेटिस्फेक्शन, जैसे जैसे हम और चीज़ें कंज्यूम करते जाएंगे हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। सो एनी इंक्रीज इन कंजप्शन कॉज डिक्रीज इन यूटिलिटी, जब हम कंजप्शन इंक्रीज करते हैं यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी डिक्रीज होती है।
ठीक है, सो दिस इज ए इज अ आंसर। ये गलत है, कंजप्शन से इंक्रीज नहीं होती है यूटिलिटी, डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं आएगा। ठीक है, सो द लास्ट क्वेश्चन, द हायर इंडिफरेंस कर्व मीन्स, मैंने बताया ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, तो अगर आपका इंडिफरेंस कर्व हायर होगा मीन्स आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो रही है। सो हायर इंडिफरेंस कर्व मीन्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लियर? सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। आई होप सबको सब टॉपिक्स क्लियर होंगे और ये क्वेश्चंस भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।